हेलो एवरीवन, सुपरटेक इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंचल अग्रवाल है और आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने डेली लाइफ में कई तरह के मिक्सचर्स देखते हैं और उनका यूज करते हैं। जब हमें जरूरत होती है तो हम कई कंपोनेंट्स को मिलाकर कोई मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। पर कई बार ऐसा होता है जब हमें इन कंपोनेंट्स की अलग अलग जरूरत होती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसी सेपरेशन टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकें? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम किसी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। आज हम कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को छन्नी से छानकर उसमें से चाय पत्ती को अलग कर लेते हैं। ये निस्यंदन का उदाहरण है। ये भी पृथक्करण की एक विधि है। निस्यंदन, ये जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, पृथक्करण की वह विधि है जिसमें हम फिल्टर पेपर की सहायता से सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। फिल्टर पेपर इस तरह से व्हाइट कलर का एक पतला सा पेपर होता है और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं वो इस फिल्टर पेपर से पार हो जाते हैं, लेकिन जिस सब्सटेंस के पार्टिकल्स बड़े होंगे वो इसी फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे। निस्यंदन विधि में इस तरह से हमारे पास एक सेटअप होता है और हम इसमें क्या करते हैं कि फिल्टर पेपर को इस तरह से कोन की शेप में बनाकर कोनिकल फ्लास्क के ऊपर रख देते हैं। अब हमारे पास जो भी मिक्सचर है, जैसे हम ये वाटर और सैंड का मिक्सचर लेते हैं, उसको इस फिल्टर पेपर के ऊपर पोर कर देंगे। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वाटर पूरी तरह से इस फिल्टर पेपर से सेपरेट होकर नीचे कॉनिकल फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा और रेत, जिसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होंगे, वो इसी फिल्टर पेपर पर इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरह से फिल्टर पेपर की सहायता से हम पानी और रेत के मिश्रण को अलग अलग कर लेते हैं। निस्यंदन बहुत ही आसान तरीका है जिसे हम ठोस द्रव मिश्रण को अलग अलग करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में जब हम गीले कपड़ों को इस तरह से फैलाकर सुखा देते हैं तो कुछ देर बाद कपड़े पूरी तरह से सूख जाते हैं। कपड़ों में से ये पानी जाता कहाँ है? दरअसल ये वाष्पन के कारण होता है। वाष्पन या इवेपोरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस एग्जाम्पल में भी जो पानी इन कपड़ों में था वो सूर्य की ऊष्मा की वजह से धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है। इवेपोरेशन का यूज हम कई मिक्सचर्स के सेपरेशन के लिए भी करते हैं। जैसे अगर हमें इंक में से डाई को अलग करना हो तो हम इवेपोरेशन टेक्निक का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इंक होती है वो वाटर और डाई इन दोनों का मिश्रण होता है। तो यदि हमें इस इंक में से इस डाई को सेपरेट करना हो तो हम वाष्पन विधि की सहायता से इसको सेपरेट करते हैं। इसके लिए हम इस तरह का सेटअप तैयार करते हैं जिसमें हम एक बीकर में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसके ऊपर एक वॉच ग्लास रख देंगे। वॉच ग्लास कांच की एक प्लेट होती है और उस वॉच ग्लास के ऊपर हम थोड़ी सी इंक डाल देंगे। अब हम इस बीकर को नीचे से हीट देना स्टार्ट करेंगे और कुछ देर बाद जब हम हीट देते रहेंगे तो इस इंक में से वेपर्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। इंक में जो पानी था वो इन वेपर्स के फॉर्म में धीरे धीरे पूरी तरह से निकल जाता है और लास्ट में यहाँ हमारे पास सिर्फ डाई बचती है। इस तरह से वाष्पन विधि की सहायता से हम इंक में से पानी और डाई इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। वाष्पन विधि का प्रयोग समुद्र के जल में से नमक निकालने के लिए भी किया जाता है। तो अब हम एक और सेपरेशन टेक्निक देखते हैं। यदि हमें किसी इम्प्योर सैंपल में से
कॉपर सल्फेट को अलग करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे? कॉपर सल्फेट एक केमिकल कंपाउंड होता है जो इस तरह से कुछ शाइनी ब्लू कलर का दिखता है। अगर आपको कंपाउंड के बारे में नहीं पता है कि कंपाउंड क्या होता है, तो आप इससे पहले की वीडियोस देखिए। उसमें मैंने कंपाउंड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो कॉपर सल्फेट को सेपरेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम वाष्पन विधि की सहायता से कॉपर सल्फेट को सेपरेट करें। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इवेपोरेटिंग डिश में अपना सॉल्यूशन लेंगे और इसे जब तक गर्म करेंगे जब तक कि पूरा पानी उड़ ना जाए, और लास्ट में जब पूरा पानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास नीचे यहाँ सिर्फ कॉपर सल्फेट बचेगा। तो इस तरह से हम वाष्पन विधि की सहायता से किसी भी मिश्रण में से कॉपर सल्फेट को अलग कर सकते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, हमारे पास जो विलयन है हम उसको सांद्र विलयन में कन्वर्ट करें, यानी उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने उस सॉल्यूशन को थोड़ी देर गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद जब बहुत सारा पानी उड़ जाएगा तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, यानी सांद्र विलयन होगा। अब हम अपने इस सांद्र विलयन को कुछ समय के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट इस तरह से क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे जमा हो गया है। अब हम इस कॉपर सल्फेट को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेंगे और जो प्योर कॉपर सल्फेट है वो हमें यहाँ मिल जाएगा। इस प्रोसेस को क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है? ऑब्वियसली क्रिस्टलाइजेशन का। स्टूडेंट्स, जब हम वाष्पन विधि की सहायता से कॉपर सल्फेट को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास जो कॉपर सल्फेट मिलता है वो इम्प्योर कॉपर सल्फेट होता है। लेकिन जब हम क्रिस्टलाइजेशन की मदद से कॉपर सल्फेट को सेपरेट करते हैं तो यहाँ जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं वो प्योर कॉपर सल्फेट होता है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो यहाँ पानी में ऊपर रह जाती हैं। तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हम प्योर कॉपर सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्रिस्टलीकरण वाष्पन विधि की तुलना में ज्यादा उपयुक्त विधि है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। पहला है, समुद्री जल से जो हमें नमक मिलता है उसे शुद्ध करने में। वाष्पन विधि की सहायता से हम समुद्री जल में से नमक तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो नमक हमें प्राप्त होता है वो इम्प्योर होता है, और उससे शुद्ध करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। जिस तरह से हमने कॉपर सल्फेट को किसी इम्प्योर सैंपल में से सेपरेट किया था, उसी तरीके से हम फिटकरी को किसी भी इम्प्योर सैंपल में से क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्रिस्टलाइजेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें दूध से क्रीम को सेपरेट करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे? दूध से क्रीम को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब में दूध लेते हैं और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को अपकेंद्रीय यंत्र की सहायता से तेजी से घुमाया जाता है। अपकेंद्रीय यंत्र की सहायता से जब हम टेस्ट ट्यूब को तेजी से इस प्रकार घुमाते हैं तो टेस्ट ट्यूब में जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण टेस्ट ट्यूब में ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि दूध जो क्रीम की तुलना में भारी होता है वो टेस्ट ट्यूब में इस तरह से नीचे बैठ जाता है, और क्रीम जो कि हल्की होती है वो टेस्ट ट्यूब में इस तरह से ऊपर आ जाती है। इस प्रकार हम दूध से क्रीम को सेपरेट कर लेते हैं। इस विधि को अपकेंद्रण कहा जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। अपकेंद्रण विधि के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि जांच प्रयोगशाला में ब्लड की जांच में। जब कभी ब्लड के किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट की टेस्टिंग करनी हो तो ब्लड के उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले हमारी बॉडी से ब्लड लेकर उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है। इसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को अपकेंद्रीय यंत्र में तेजी से घुमाया जाता है।
अपकेंद्रण विधि के अनुसार जब सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में टेस्ट ट्यूब को तेजी से घुमाते हैं तो जो हल्के कण होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में ऊपर आ जाते हैं और भारी कण टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाते हैं। इसको आप यहाँ इस तरह से देख भी सकते हैं। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के कण सबसे भारी होते हैं इसलिए वो टेस्ट ट्यूब में सबसे नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं और लास्ट में प्लाज्मा जिसके कण सबसे हल्के होते हैं वो टेस्ट ट्यूब में सबसे ऊपर आ जाते हैं। इस प्रकार से हम ब्लड के कंपोनेंट को अलग अलग कर लेते हैं। अपकेंद्रण विधि का प्रयोग कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल को निचोड़ने में भी किया जाता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने के लिए जो ड्रायर हम यूज करते हैं वो इसी अपकेंद्रण विधि के आधार पर काम करता है। ओके, तो अब हम देखते हैं दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है। हाउ टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इमिसिबल लिक्विड्स होता क्या है। अगर मैं एक ग्लास में वाटर लूं और दूसरे ग्लास में कुछ मिल्क लूं और इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे जो लिक्विड मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि वाटर और मिल्क दोनों अच्छे से ऐड हो गए हैं, ये दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम वाटर और मिल्क दोनों के लेयर को अलग अलग नहीं देख सकते। दूसरी तरफ मैं अगर वाटर में कुछ ऑयल मिक्स करूं तो हम देखेंगे कि वाटर और ऑयल अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं और उन दोनों की अलग अलग लेयर बन जाती है। तो पहली कंडीशन में हमें जो मिल्क मिला ये मिसेबल लिक्विड का एग्जाम्पल है और ऑयल और वाटर का मिक्सचर इमिसेबल लिक्विड का एग्जाम्पल है। जब दो लिक्विड्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो उन्हें हम घुलनशील द्रव या मिसेबल लिक्विड्स कहते हैं। दूसरी तरफ अगर दो लिक्विड्स आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं और उनकी सेपरेट अलग अलग लेयर बन जाती है तो उन्हें हम अघुलनशील द्रव या इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। फ्रेंड्स, वाटर एंड ऑयल दे आर लाइक एनिमीज। इनकी कभी अच्छे से फ्रेंडशिप नहीं होती है और ना ही ये कभी अच्छे से मिक्स होते हैं। तो अगर हमें इस तरह के लिक्विड्स को सेपरेट करना हो तो हम किस प्रकार करते हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ हम वाटर और केरोसिन ऑयल का सेपरेशन देखेंगे। वाटर और केरोसिन ऑयल को सेपरेट करने के लिए इस तरह का एक सेटअप तैयार किया जाता है। इसे हम सेपरेटिंग फनल कहते हैं। इसमें एक स्टॉप कॉक लगा होता है जिसे खोल या बंद कर सकते हैं। सेपरेशन के लिए सबसे पहले हम वाटर और केरोसिन ऑयल के मिक्सचर को इस सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे। उसके बाद इस स्टॉप कॉक को थोड़ा सा खोल दिया जाता है। स्टॉप कॉक को खोलने के बाद वाटर धीरे धीरे करके नीचे आने लगेगा और बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। जब वाटर पूरी तरह से बीकर में इकट्ठा हो जाता है तो हम स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं। इस तरह से वाटर हमें बीकर में मिल जाता है और केरोसिन ऑयल यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार हम वाटर और केरोसिन ऑयल को अलग अलग कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि वाटर की लेयर हमेशा नीचे क्यों बनती है और ऑयल की लेयर हमेशा ऊपर क्यों होती है? इसके पीछे रीजन ये है कि जिस सब्सटेंस की डेंसिटी हाई होती है उसकी लेयर नीचे बनती है और जिस सब्सटेंस की डेंसिटी कम होती है उसकी लेयर ऊपर बनती है। क्योंकि वाटर की डेंसिटी हाई होती है इसलिए वाटर की लेयर नीचे बनेगी और ऑयल की डेंसिटी कम होने के कारण ऑयल की लेयर ऊपर बनती है। इस प्रकार हम अलग अलग डेंसिटी वाले द्रवों को इस विधि द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम देखेंगे नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन को हम अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन वह प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस सॉलिड फेज से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो बीच में लिक्विड फेस आता है वो नहीं आएगा। जनरली ज्यादातर सब्सटेंस पहले सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होते हैं, देन लिक्विड फेज से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो अगर हम आइस को हीट करते हैं तो वो पहले वाटर में कन्वर्ट होगा यानी उसका लिक्विड फेस आएगा और फिर अगर हम वाटर को और हीट करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से जब हम वेपर्स को ठंडा करेंगे यानी उसकी गैसेस फॉर्म को कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर लिक्विड को अगर हम और कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा यानी आइस बन जाएगी।
लेकिन जो सब्सटेंस सब्लिमेशन शो करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। ये सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और गैसेस फॉर्म से फिर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। ये कुछ ऐसे सॉलिड सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। अमोनियम क्लोराइड की इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए हम उसका सेपरेशन आसानी से कर सकते हैं। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हम इसके मिक्सचर को एक चाइना डिश में लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक फनल को उल्टा करके इस तरह से रख दिया जाता है। अब हम इस मिक्सचर को हीट देना स्टार्ट करते हैं। हीट देने पर कुछ देर बाद अमोनियम क्लोराइड के इस तरह से वेपर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और ये वेपर्स ठंडा होने पर फनल के ऊपरी हिस्से में इस प्रकार जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे सारा अमोनियम क्लोराइड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो ठंडा होने पर फनल के ऊपरी हिस्से में जमा हो जाते हैं और साल्ट नीचे चाइना डिश में रह जाता है। इस प्रकार अमोनियम क्लोराइड को सॉल्ट से सेपरेट कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक हम देखेंगे क्रोमैटोग्राफी द्वारा स्याही से रंगों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ कलर्स फ्रॉम इंक बाय क्रोमैटोग्राफी। इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार इवेपोरेशन टेक्निक की मदद से हम इंक में से डाई को अलग कर सकते हैं। पर क्या आपको पता है कि इस डाई में कई बार एक से ज्यादा कलर मिक्स होते हैं, तो अगर हमें डाई में से उन कलर्स को सेपरेट करना हो तो वो तो हम इवेपोरेशन टेक्निक की मदद से नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए वो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप लेते हैं और उस फिल्टर पेपर के ऊपर पेंसिल से इस तरह से कुछ हाइट पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसके बाद हम उस लाइन के ऊपर थोड़ी सी इंक डाल देते हैं। अब हम एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेंगे और उस फिल्टर पेपर को इस तरह से उस पानी में डुबो देंगे। आप यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि जब हम फिल्टर पेपर को पानी में डुबोते हैं तो जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो इस तरह से पानी से थोड़ी हाइट पर होनी चाहिए। जब हम इस फिल्टर पेपर को पानी में थोड़ी देर डुबो के रखेंगे तो ऑब्जर्व करने पर हम देखेंगे कि पानी फिल्टर पेपर से होकर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है और पानी के साथ साथ जो इंक हमने यहाँ फिल्टर पेपर पर डाली थी वो भी ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। तो इंक जब फिल्टर पेपर पर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है तो उसमें जो कलर मिक्स होते हैं वो इस तरह से ऊपर की ओर फैल जाते हैं। तो लास्ट में जब इंक में मिले हुए सारे कलर्स इस तरह से फैल जाएंगे तो बाद में हम उनको सबको अलग अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हम डाई में से उसमें मिले हुए सारे कलर्स को अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इन कलर्स का सीक्वेंस कैसे डिसाइड हुआ, कौन सा कलर ऊपर आएगा और कौन सा कलर नीचे आएगा। दरअसल डाई में जो कलर सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है वो सबसे ऊपर आता है और जो कलर सबसे कम सॉल्युबल होता है वो सबसे नीचे आता है। इसके पीछे कारण ये है कि जो कलर सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा वो पानी में पहले घुल जाएगा और सबसे पहले ऊपर चला जाएगा और जो कलर सबसे कम सॉल्युबल होगा वो पानी में देर से घुलेगा और वो थोड़ी ही ऊंचाई पे जा पाएगा, तो वो नीचे ही रह जाता है। तो इस प्रकार कलर्स का सीक्वेंस डिसाइड होता है। मिक्सचर से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है रंग। क्योंकि इस विधि का सबसे पहले प्रयोग रंगों को पृथक करने के लिए किया गया था, इसलिए इसका नाम भी क्रोमैटोग्राफी पड़ गया। क्रोमैटोग्राफी के कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि डाई में रंगों को सेपरेट करने में, जो कि अभी हमने देखा। सेकंड इसका एप्लीकेशन है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। प्राकृतिक रंगों का मतलब होता है कि जो कलर हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि फ्लावर्स और प्लांट्स में जो कलर होते हैं वो नेचुरल कलर होते हैं, तो उनको हम प्राकृतिक रंग कहते हैं। और कई बार इन फ्लावर्स और प्लांट में एक से ज्यादा कलर मिक्स होते हैं, तो इन कलर को सेपरेट करने के लिए भी हम क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। इसका जो थर्ड इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने में। बहुत बार हमारी बॉडी में
मेडिसिन या किसी अन्य तरीके से ड्रग्स पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर्स हमारे ब्लड में से उन ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक है जिसके बारे में डिटेल में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज हमने जितनी भी सेपरेशन टेक्निक समझी हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको अपने घर पर प्रैक्टिस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर आपको सैंड को अमोनियम क्लोराइड से सेपरेट करना हो तो आप इनमें से कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो पदार्थ दिए हुए हैं इनमें से कौन से पदार्थ सब्लिमेबल है, यानी कि वो सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन गैसेस फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को आपको इनमें से पहचानना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि मिल्क और ग्राउंडनट ऑयल को सेपरेट करने के लिए आप इनमें से कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो पदार्थ दिए हुए हैं कैम्फर, ड्राई आइस, सिलिका एंड आयोडीन, इनमें से आपको बताना है कि कौन से पदार्थ जो है वो ऊर्ध्वपातन शो करते हैं यानी सब्लिमेशन शो करते हैं, उनको आपको पहचानना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर आपको वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को सेपरेट करना हो तो क्या आप सेपरेटिंग फनल के द्वारा उस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, और अगर आप सेपरेटिंग फनल के द्वारा अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो तो उसका आपको प्रोसीजर बताना है, और अगर नहीं कर सकते तो उसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों नहीं कर सकते। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन में आपको ये कुछ मिक्सचर्स दिए हुए हैं और उन मिक्सचर्स के लिए आपको बताना है कि कौन से मिक्सचर के लिए आप किस सेपरेशन टेक्निक का यूज करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से हमारी टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं आप प्लीज उनको घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो या डायरेक्टली कोई डाउट पूछना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेलीग्राम चैनल पर हम समय समय पर आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराते हैं जहां आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके आंसर्स का इवैल्यूएशन भी किया जाता है। साथ ही साथ हम स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं, तो उस सब की जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर दी जाती है। तो टेलीग्राम पर आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे जिसमें हम कुछ और सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू।